हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। राज सोनी, राहुल कुमार, प्रवीण रंजन, रश्मि, उपासना ठाकुर, दीपक कुमार यादव, अखिलेश वर्मा, अजय, शैलेश, डिफॉल्टर फौजी, अनम सैफी, आकांक्षा चौहान, लक्ष्मी चंद्रा, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को। कल हम लोगों ने बात की थी कि भारत पर किस विदेशी आक्रमण का क्रम रहा, यानी क्या क्रम रहा। तो आप एक बार मुझे बताएंगे कि सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूँ मिड एशिया से, मध्य एशिया से सबसे पहले आक्रमण करने कौन आए, तो आपका आंसर आएगा कि अरब आए। अरब के बाद में तुर्क आए, और तुर्कों के बाद में आपको मैंने बताया कि आपका 1173 में किस प्रकार से गौर प्रदेश मोहम्मद गोरी को मिलता है और वह भारत की तरफ अपने सपने देखने शुरू करता है। और भारत में उसके विजय अभियानों को हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके बारे में हम कल बात करते हुए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में, अब मुझे आप बताओ तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, जिसमें किसकी, मोहम्मद गोरी की जीत हुई पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ में मोहम्मद गोरी के साथ है जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका अजमेर राजस्थान में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दरगाह है अजमेर में। अजमेर शरीफ आपने सुना है कभी, हाँ या ना? जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हम देखते हैं नई दिल्ली में है, ऐसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती इस चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रमुख थे। अब ये चिश्ती क्या होता है? दरअसल में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सूफीवाद, इसको समझना होगा। इस्लाम जो है, इस्लाम में दोस्त दो सेक्ट काम करते हैं, दो संप्रदाय काम करते हैं। एक तो आपका सिया और एक सुन्नी। सिया और सुन्नियों के बीच में भी मतभेद रहा, हाँ कि ना? हाँ जी, बिल्कुल मतभेद है। तो सिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को कम करने के लिए सूफीवाद की स्थापना हुई कि सिया और सुन्नियों के बीच में मतभेद ना रहे, वे एकजुट होकर रहें। इसके लिए सूफीवाद की स्थापना हुई। और उस सूफीवाद को भारत में किसने चलाया, तो क्या बोलेंगे आपका, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दरगाह अजमेर शरीफ पर है, जहां पर सब लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। यहां पर क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जनता का विश्वास भी चाहता था। तो जब उसने जीत लिया, ठीक है, कि आपका जो क्षेत्र उसने जीता, 1194 में उसने चंदावर का युद्ध जयचंद के खिलाफ लड़ा, मैंने कल आपको बताया था। तो उसके एक थॉट प्रोसेस में एक चीज आई कि यहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए, यहाँ के लोगों के अनुरूप कहते हैं, वहां के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने देवी लक्ष्मी के सिक्के क्या किए, जारी करवाए। ठीक है, ताकि लोग उसके एकदम से दुर्विरोधी ना हो, कि ये तो एकदम से ये छवि बनने लग गई कि ये बाहरी जो आक्रमणकारी है हिंदुत्व के खिलाफ है। तो उस छवि को धूमिल किया जा सके, उसके लिए उसने यहाँ पर चाल चली। ये बात याद रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे आइए। इसने उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलाई। अब मैं कभी भी पूरे इतिहास में आपसे इक्ता नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए इक्ता क्या होता है। दरअसल में वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा मिलता था नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। देखो, कोई भी राजा अगर युद्ध लड़े तो उसके लिए सेना चाहिए, हाँ जी चाहिए सेना। तो इसने क्या किया, गोरी ने काम किया कि मैं अपने लोगों को वेतन नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों को जो सेना में काम करते हैं उनको जमीन का एक टुकड़ा दूंगा, और उस जमीन के टुकड़े पर वो अपनी खेती कर पाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्ता प्रथा उत्तर भारत में, कहां पर, ये बात याद रख लेनी है, क्योंकि इक्ता पूरे भारत में अगर चलाएगा, पूरे साम्राज्य में, तो वो इल्तुतमिश चलाएगा। अगर सिर्फ पूछेगा इक्ता प्रथा किसने चलाई तो इल्तुतमिश, लेकिन पूछ ले उत्तर भारत में किसने चलाई तो आंसर आएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमर्दी देव थे, जिनको परमादी देव के नाम से भी जानते हैं, इनको भी मोहम्मद गोरी ने हराया। और यहां इनका नाम आता है कहां पर, चंदेल शासक थे, और कहां पर, महोबा में। और महोबा के ही कौन है आपके, इन्हीं के सेनापति थे आल्हा और उदल, भारतीय इतिहास के महान सेनापति। आप समझिए, उस समय दिल्ली के क्षेत्र में जो दबदबा था वो था पृथ्वीराज चौहान जी का। तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराया है युद्ध में, और कहते हैं अपने गुरु गोरखनाथ के कहने की वजह से उन्होंने हर बार पृथ्वीराज चौहान को क्या दे दिया, पृथ्वीराज चौहान जी को आपका हर बार उन्होंने
मुक्त कर दिया, मतलब कि जीवन दान हर बार उन्होंने दे दिया। तो आल्हा और उदल के अपने किस्से हैं, अगर आप कभी पढ़ेंगे, एक जगनिक लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है आल्हा खंड। आल्हा और उदल के ऊपर एक रचना है आल्हा खंड। आल्हा खंड के रचयिता कौन है? आपके जगनिक हैं। तो वहां पर आप देखोगे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर बहुत लोकप्रियता है इनकी, बहुत पूजा जाता है इनको। इवन जो आल्हा चौक है वहां तो आज भी इनके सामने किसी को नहीं दिखाया जाता कि वह घोड़े पर सवार होकर जाए, दूल्हा भी घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता। तो उनके सम्मान में कोई भी घोड़े पर बोले, घोड़े पर सवारी का हक इनको है। बहुत सम्मान है, ठीक है, बहुत सम्मान, ठीक है। दोस्त इधर उधर की बातें नहीं करेगा कोई भी, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा जी मेरी जीएस नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे का सब कुछ होता है, जो मेहनत करता है उसका सब कुछ तैयार हो जाता है। रिवीजन कीजिए अच्छा हर विषय का, हर विषय की यही कुंजी है, यही की है। ओके, दीपिका चतुर्वेदी जी, वेरी गुड, बहुत शाबाश। गोरी का अंतिम अभियान खोखरों के, खोखर जानते हैं ना, थम्स अप कीजिए। अच्छा, खोखरों ने किसके खिलाफ अभियान इससे पहले किया था? तो आप लोगों को याद होगा गजनवी का अंतिम अभियान भी खोखरों के खिलाफ था। गोरी की मृत्यु जो हुई ये 1206 में हुई। दमियक पश्चिम पाकिस्तान में, कहते हैं एक किले में ये रोका हुआ था और अली मर्दान नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी, जो एक आपका खोखर व्यक्ति था। अली मर्दान ने क्या कर दी? हत्या कर दी। ये अपने कैंप में सो रहा था और ये लुटेरे के रूप में यहाँ पर आए मोहम्मद गोरी से सामान लूटने, और मोहम्मद गोरी का गला काट दिया। किसने? अली मर्दान नामक व्यक्ति ने, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी बात आती है कि गोरी जब भारत पर आया तो गोरी के 4 दास थे। दास से मतलब क्या होता है दोस्त? पहले क्या होता था, पहले जैसे आज आप बाजार में जाके कुछ भी खरीद सकते, पहले बाजार में आदमी भी बेचते थे, यानी आदमी बाजार में बेच के जाते थे और उनकी एक बोली लगाते थे, क्योंकि इनको सेना के लिए लोग चाहिए, लोग चाहिए सेना के लिए, घोड़ों को रख रखाव के लिए। तो राजा का एक शौक होता था, वह दासों के बाजार में जाता, जहां पर स्लेव्स मिलते, ठीक है, जहां पर एक गुलाम लोग मिलते थे, तो इनको वो खरीदते, बोली लगाते और गुलामों को अपने यहाँ रखते थे। तो ऐसे ही गोरी के पास भी 4 दास थे। वो 4 दास कौन कौन से हैं? एक है यलदौज, समझेंगे, एक है कुबाचा, अभी ये लाइन नहीं याद करेंगे, ऐबक का ससुर, क्योंकि आप ऐबक को नहीं जानते हैं अभी। कुबाचा, तीसरा कौन है? ऐबक है, और चौथा है बख्तियार खिलजी। अब देखने की बात क्या है कि अगर हम बात करें उस समय के भारतवर्ष की बात करें, ये सब क्षेत्र किसका था? ये भारतवर्ष का क्षेत्र था आपका, ठीक है। तो भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखना होगा, जो यलदौज नामक व्यक्ति है, किसका दास था? गोरी का। इसको गोरी ने क्षेत्र दिया गजनी वाला, यहां पर गजनी है, ये किसको दे दिया? Y4 यलदौज को। ये क्षेत्र जो है, क्योंकि उसका पुत्र नहीं था, तो उसने ये कहा कि जो मेरे दास हैं वही मेरे पुत्र हैं। ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे ये कथन है किसका? मोहम्मद गोरी का स्टेटमेंट है। कुबाचा को कौन सा क्षेत्र दे दिया? कुबाचा को ये वाला क्षेत्र दे दिया, सिंध क्षेत्र। ये किसको दिया? कुबाचा को दिया, कुबाचा को दिया। ये ऐबक, ऐबक को दिए लाहौर और दिल्ली, यानी यहां से लेकर के यहां तक का साम्राज्य किसको दिया? ये ऐबक को दे दिया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी को कहां का साम्राज्य दिया? बंगाल और बिहार का, ये दे दिया खिलजी को, खिलजी को। इधर इसी वजह से तहस नहस किया उसने बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने तोड़वाया? बख्तियार खिलजी ने, क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं उसको मिली। बात को समझे? तो एक बार रिपीट कीजिए, गोरी के दास कौन कौन है? यलदौज है, यलदौज को क्षेत्र मिला गजनी का। कुबाचा को मिला आपका कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र मिला उसको, सिंध के आसपास जितना भी मुल्तान पाकिस्तान वाला आज का, काबुल, कांधार, ये सब मिला। लाहौर और दिल्ली किसको मिले? ऐबक को मिले। और बख्तियार खिलजी को मिला बंगाल और बिहार। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, बख्तियार खिलजी ही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, मैंने इसकी कहानी बताई थी, थम्स अप कीजिए, जानते ना इसने क्यों तोड़वा दिया था उसको। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था बिहार में, एक ओदंतपुरी था विश्वविद्यालय बिहार में, इसने तीनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो कहते कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान का जो केंद्र थे, जो सेंटर थे, उनको बख्तियार खिलजी ने एकदम से खत्म कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे।
दोस्त वो जो कोई भी बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त बातें कर रहा हो ना कि मैं ये किताब ले लूँ वो ले लूँ, मित्र अपने ब्लॉक होने का कारण आप रहेंगे और कोई भी इस एप्लीकेशन पर आपका कमेंट आज के बाद नहीं देख पाएगा। इसीलिए जैसे ये सारे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, आप अकेले ऐसे बच्चे क्यों बनना चाहते हो जो अपना सिलेक्शन खो दोगे? बहुत ध्यान से पढ़ा करो, फोन को दूर रखो, पेन हाथ में लो, कॉपी हाथ में लो और वहां चीजों को समझो। ठीक है? अतिरिक्त बातों का आप मुझसे उम्मीद ना करें प्लीज, मेरी प्रार्थना भी है आपसे कि मैं आपकी बातों का कोई जवाब दूं। और मुझे बड़ी मतलब ये शर्म की बात होती है, इस लाख समझाने के बाद भी आप पता नहीं कौन कौन सी बातें करते रहते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है, उस बात का भाई साहब इस क्लास में क्या मतलब है? अभिषेक, कोई अर्थ है क्या? आप स्वयं सोचा करो कि सच में इस बात का कोई अर्थ है। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अर्पित मिश्रा कह रहे हैं गुरुजी दक्षिण में कुछ भाग नहीं दिया गया। दक्षिण में उनका साम्राज्य ही नहीं था। दक्षिण में आकर तो ये लोग कंट्रोल करेंगे जब खिलजी वंश आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति होगा जो दक्षिण को जीतेगा, अभी दक्षिण पर कंट्रोल ही नहीं है। ओके, बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, लेकिन बाद में किसका सेनापति भी वो बना? बाद में ऐबक का सेनापति बना। अब देखने की बात होगी, ये फोटो लगे हुए हैं, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। कहने की बात है कि मुझे बताइए दिल्ली का साम्राज्य किसको मिला? अब दिल्ली का साम्राज्य जिसको मिला उसने दिल्ली पर एक सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत मैंने आपको बताया था, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका हेडक्वार्टर, इनकी जो कैपिटल रही, जो मेन सेंटर इनका रहा, वो दिल्ली रहा। ओके, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। बताएं एक बार फटाफट से, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, बोलेंगे। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए भाई साहब? 5 वंश हुए हैं। और 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। बोलते हैं ना अच्छे से पढ़ें तो जी के तो सरल है, जी के तो सरल। कुछ लोग बोलते हैं गु खी तू से लम, कुछ बोलते हैं गुड़ खाओ तस ले में। कैसे भी याद रख लो, मे का मतलब इनके बाद आएंगे मुगल। मुगल याद रखेंगे जी, बोलो एक बार, जी के टी एस एल, जी के तो सरल। ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुका था कि सबसे पहला वंश जो होगा वो गुलाम वंश होगा। कितने वर्षों तक शासन किया गुलाम वंश ने? टोटल वर्ष मुझे बताएं। आप कहेंगे भैया इन्होंने जो शासन किया है वो कितने? 84 वर्षों तक किया है, 84 ईयर्स। इनका शासनकाल क्या है? 30 वर्षों का है। 30 वर्ष अगर मैं बोलूँ तो सबसे कम शासनकाल इसको कहते हैं हम। तुगलक वंश दिल्ली पर 94 वर्षों तक रहा। खिज्र खां एक सैयद वंश की स्थापना करेगा, अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपका 37 वर्षों का इसका शासन होगा। और लोधी वंश की बात करेंगे तो 75 वर्षों का इसका शासन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दिल्ली पर क्रम से 5 वंश हुए, हमेशा आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एसएससी प्रश्न पूछती है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किसका है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासनकाल किसका है। तो ये आपको याद रखिए। या पूछ रहे दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल किसका है, तो लोधी वंश का दूसरा सबसे बड़ा है। या पूछ ले दूसरा सबसे कम शासनकाल किसका है, तो सबसे कम तो खिलजियों का, दूसरा सबसे कम सैयद का होगा। कोई दिक्कत? गुल खिले तो सांस लो, बिल्कुल ठीक है, गुल खिले तो सांस लो, कुछ भी याद कर लो। जब एक अच्छा छात्र होता है ना, वो इतिहास को ट्रिकी वे से कभी नहीं याद करता। वो उसमें याद ही नहीं है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, काहे की ट्रिक। जब आप कई बार चीजों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, कोई परेशानी इस बात में? वर्ष याद रखेंगे जी, बिल्कुल याद होना ही चाहिए, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश। ठीक है, अब बात करेंगे गुलाम नाम इसका क्यों है। गुलाम, मैंने क्या बोला कि ऐबक कौन है? ऐबक कौन है? वो गुलाम था एक। किसका गुलाम है ऐबक, जरा बताएं भैया? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो क्या भैया इस वंश के सारे शासक गुलाम रहे? तो मैं आपसे कहूंगा जी नहीं, सारे शासक गुलाम नहीं रहे, लेकिन गुलाम वंश के जो सबसे प्रभावशाली शासक रहे, जैसे कि संस्थापक ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या फिर बलबन हो, तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जो गुलाम रहे। 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जो गुलाम रहे हैं। कौन कौन? ऐबक होगा एक, तो एक इल्तुतमिश होगा
और एक होगा आपका बलबन। ये 3 लोग गुलाम रहे और उन तीनों का ही शासनकाल एक प्रभावशाली शासनकाल है। इसीलिए लोगों ने या इतिहासकारों ने कहा कि भाई इसको गुलाम वंश नाम देना एकदम से ठीक होगा। अन्य नाम भी हैं गुलाम वंश के। अन्य नाम कौन कौन से? दास वंश इसको कहते हैं। ममलूक वंश एक इतिहासकार हैं हबीबुल्ला, इतिहासकार हबीबुल्ला ने नाम दिया है ममलूक वंश। इलबरी वंश, क्योंकि जो ऐबक है, ऐबक की जो जाति थी वो इलबरी जाति का था। भाई ऐबक कहाँ से आया? ऐबक भी मध्य एशिया से आया, तो ऐबक की जो जाति है वो इलबरी थी, इस वजह से इसको इलबरी वंश कहा गया। ओके। गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? 11। एक तो ये नंबर आपको याद रख लेना है। पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी भैया कोई प्रसिद्धि रही क्या? आप कहेंगे नहीं, इसकी प्रसिद्धि सिर्फ इतनी है कि ये गुलाम वंश का संस्थापक है। इसका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1206 से 1210 कितने वर्ष शासन किया? 4 वर्ष। जन्म इसका 1150 का था, याद नहीं करना। इसने राजधानी बनाया लाहौर को। भाई इसको 2 क्षेत्र मिले थे, लाहौर और दिल्ली, तो इसने सेंटर किसको बना लिया? इसने सेंटर बनाया लाहौर को। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसने सेंटर लाहौर को बनाया। ठीक है, ऐबक गद्दी पे आता है, लाहौर को अपना सेंटर बनाता है, और जो मिलिट्री कैपिटल अपनी बनाई वो इंद्रप्रस्थ, यानी कि ये दिल्ली को कहते थे पहले। किसको कहते थे? दिल्ली को। तो सैन्य राजधानी है उसकी वो, मुख्य राजधानी तो नहीं है ना। मुख्य राजधानी क्या बनाई है? लाहौर। क्या बोलेंगे? मुख्य राजधानी क्या बनाई है? वो उसने लाहौर बनाई है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, एक बच्चा यहाँ पर कह रहा, देखो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। एक बच्चे ने बोला सर दूसरा बड़ा क्या लोधी वंश होगा? नहीं भाई साहब, 84 वर्ष गुलाम वंश, ये दूसरा बड़ा शासनकाल है। आप वर्षों से देख सकते हैं, तुगलक के बाद में दूसरा बड़ा, शायद मैंने लोधी बोला, गुलाम वंश होगा दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, आगे आएंगे। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था, मतलब एक बाजार में इसको खरीदा गया ऐबक को। ऐबक किसका दास है? गोरी का, और मिर्जा अजीज कोका नामक व्यक्ति से उसने इसको खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि, क्या बोलेंगे, मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की। देखो ऐबक का क्या मानना था? ऐबक ने अपने पूरे जीवन भर कभी सुल्तान नहीं कहा खुद को। वह खुद को मानता था कि मैं तो गोरी का दास हूं, और गोरी ने जो भी दिशा निर्देश मुझको दिए हैं उन सब का पालन मैं पूरी जिंदगी करूंगा। तो उसने कभी खुद को राजा या सुल्तान जैसी उपाधियां नहीं दी। मलिक जिम्मेदार व्यक्ति, और सिपह सलार यानी जो सेना टुकड़ी है उसका प्रमुख उसने खुद को माना, गद्दी पर होते हुए भी। नहीं तो लोग क्या करते हैं भाई, गद्दी पर होते खुद को क्या राजा समझने लगते हैं। ऐबक गोरी का दामाद भी था, यानी जो गोरी है उसने अपनी बेटी की शादी भी इससे की। परीक्षा में इस तरह की चीजें कभी नहीं पूछी जाएंगी। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। अमीर ए आखूर क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखूर का क्या मतलब है? देखो सेना थी, सेना के लिए घोड़े चाहिए, तो जो घोड़े होते हैं, घोड़ों को किस जगह पर रखा जाता है? घोड़ों को रखने का स्थल क्या होता है? तो आप कहेंगे अस्तबल होता है। तो अस्तबल का प्रमुख होता था अमीर ए आखूर। तो अमीर ए आखूर इसको नियुक्त किया था गोरी ने। यहाँ पर इसने बेहतरीन काम किया, घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखा, संचालन किया, घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड किया। तो धीरे 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 ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और आप देख सकते हैं कि वे एक प्रमुख सेनापति बाद में गोरी का बना। आगे आएंगे। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु वर्ष कब का है? 1210 का, चौगान खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगान। चौगान किस खेल को बोलते हैं हम? चौगान बोलते हैं हम पोलो को। पोलो का जन्मदाता कौन सा देश है? भारत ही है, मणिपुर। मणिपुर में इस पोलो खेल का जन्म हुआ है प्राचीन भारत में। तो ये अपने घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहा था। आपने देखा हो कभी हॉकी की तरह खेलते घोड़े पे बैठ के, तो गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे आएंगे। ऐबक के बाकी नाम कौन कौन से हैं? पील बख्श, यानी इसको हाथियों का दान करने वाला, कि जब कहते हैं कि भारत विजय इसने की तो हाथी इसने दान में दिए। लाख बख्श, दानी व्यक्ति था, लाखों का दान इसने दिया यहाँ पर आकर के। हातिम द्वितीय इसी को कहा जाता है। ठीक है, कि मिस्र के एक शासक हातिम से इसकी तुलना की जाती है। कुरान खां कहते हैं इसको, पूरी कुरान याद थी, पूरी कुरान याद थी ऐबक को, तो कुरान खां भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, यानी उसने खुद को राजा ही नहीं माना, और ना ही खुतबा
खुतबा बोलते थे। बहुत सारे राजा क्या करते थे, खुद का एप्रिसिएशन लेटर पढ़वाते थे, खुद का ही प्रशंसा पत्र। सोचो, राजा खुद अपनी तारीफ करवाए और एक खुतबा जारी कराते थे कि राजा इतना महान है, इतना महान शासक है, दिल्ली सल्तनत पर इतना बेहतरीन शासक आज शासन कर रहा है। इसने ना तो कोई सिक्का ना कोई खुतबा। तो एक बार बताएं, ऐबक ने क्या खुद को सुल्तान घोषित किया? यस और नो? ठीक है। तो घोड़े से गिर के इसकी मौत हुई। इसके अन्य नाम पीलबक्स, लाखबक्स, हातिम द्वितीय, कुरान खां। इसने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया और ना ही कोई खुतबा पढ़वाया बोलेंगे। सर 2 क्वेश्चन के लिए हमको कितना इतिहास पढ़ना चाहिए? दोस्त, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा हम पढ़ते हैं। हाँ, ये होता कि आप ऐसा कोई 10 नंबर का इतिहास अगर आ रहा होता, 10 क्वेश्चन आ रहे होते, तो फिर हम इसको और तरीके से पढ़ते, जितना आप समझते होंगे। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक किसको अपना गुरु मानता था? बख्तियार काकी का शिष्य था। ठीक है, बख्तियार काकी का शिष्य था। और बख्तियार काकी की ही याद में, याद रख लेना, इसी बख्तियार काकी की याद में क्या कुतुब मीनार बनी है। अगर कभी कोई पूछे कुतुब मीनार को ऐबक ने शुरुआत कराया था, कुतुब मीनार किसकी याद में है? कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में है। ओके, ठीक है। और बख्तियार काकी भी किस परंपरा से था? जिससे मोइनुद्दीन चिश्ती थे, सूफीवाद। अब समझते ना सूफीवाद क्या है? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? बख्तियार काकी। अब मैंने बोला कि सूफीवाद का क्या मतलब है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि सूफी सिलसिला देश में चला शिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये बख्तियार काकी के गुरु हुए मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऐबक का किसका शिष्य है? बख्तियार काकी का शिष्य है। ऐबक की बात करेंगे, ऐबक ने क्या क्या बनवाया। ओके, ऐबक के निर्माण कार्य, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको दिल्ली की पहली मस्जिद कहते हैं या उत्तर भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद यानी नॉर्थ इंडिया की। तो भैया नॉर्थ इंडिया से मतलब क्या? इससे पहले भी बोलेंगे आपका, तो बोलेंगे केरल की जो मस्जिद है वो सबसे पहली मस्जिद है भारत की। चेरामन जुमा मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद है। तो भारत की पहली मस्जिद कहाँ पर? आपका लगभग 6ठी शताब्दी की है। भारत की क्या बोलेंगे? भारत की पहली मस्जिद 6ठी शताब्दी में बनी थी। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये ऐबक ने बनवाया अजमेर में। अब अजमेर में जो ये इसने बनवाया, तो दरअसल में अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। एक शासक थे अजमेर के, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने उसको बनवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ की अगर मैं बात करूं तो उनके दरबार में क्या नाम मैंने लिया? ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, फोर्थ विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने बनवाया था यहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय, एक संस्कृत कॉलेज था। और इस संस्कृत विद्यालय में क्या था, इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था, क्या बोलेंगे? इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिकेल। इनके एक दरबारी थे जिनका नाम हरिकेल था। तो हरिकेल संस्कृत के एक ज्ञाता थे। तो हरिकेल ने संस्कृत की कुछ पंक्तियां उस विद्यालय की दीवारों पर लिख रखी थी। ये बहुत पूछा जाता है कि आपका जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, पहला प्रश्न पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? ये देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। एसएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या बोलोगे? एक मस्जिद है, अजमेर में स्थित है। विग्रहराज का पहले यहाँ पर कॉलेज था, बड़ा सुंदर कॉलेज था। तो कहते एक बार ऐबक गुजर रहा था, ऐबक ने देखा उसकी खूबसूरती को, तो ऐबक ने उसको तोड़ने के आदेश दे दिए, एक विद्यालय को तोड़वा दिया। मतलब ये लोग, आप समझते हैं, इनको शिक्षा का थोड़ा भी बोध नहीं था और अपने धर्म की स्थापना के लिए शिक्षा को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे, शिक्षा को एकदम खत्म कर देना चाहते थे। ठीक है, तो शिक्षा को जब ये लोग एकदम खत्म कर देना चाहते थे, तो यहां पर एक बात आप देखोगे कि कितना निर्दय पूर्वक काम इन्होंने किया। इसको 2.5 दिन क्यों कहते हैं? 2.5 दिन बोलते हैं इसको भाई, 2.5 दिन, 24 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे, यानी इसने मजदूरों को पकड़ के 60 घंटे में ये बनवाया।
और इसने कहा कि जब तक मजदूर इसको निर्मित नहीं कर देते तब तक खाने को ना पीने को मिलेगा। कहते कई मजदूरों की कई कठिन परिश्रम में यहाँ पर मौत हुई और 60 घंटे के बाद ही उनको खाने को दिया। रास्ते चलते चलते वो 2.5 दिन यहाँ रुका और उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। फिर आते हैं हम कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया किसने? ऐबक ने। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 72.5 मीटर है। एसएससी ने कई बार पूछी है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर विकल्प में आएगा तो चुन लें। ठीक है। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। अच्छा मुझे बताइए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के बारे में जानते हैं? आपको स्टैटिक में भी बताऊंगा। दरअसल में यूनेस्को देखता है कि पूरी दुनिया में संस्कृति के स्थल कौन कौन से हैं, यानी पर्यटन स्थल भी हो या सांस्कृतिक स्थल हो। तो भारत में अब कुल कितने स्थल हैं? तो आप कहेंगे भारत में भैया आज यूनेस्को की 42 साइट है। पहले 40 थी। अभी आप लोग जानते हैं शांति निकेतन और होयसल को आपका 41वीं और 42वीं यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। ठीक है। तो 1993 में ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूनेस्को में कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था। सबसे पहले हमारा अजंता, एलोरा, आगरा का लाल किला, ताजमहल, ये सब 1983 में लिस्टेड हुए थे। उनके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट, ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। गुंबद कला और मेहराब कला यहां पर समझेंगे। गुंबद कला क्या होती है? जब किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो अगर गोल तरीके से बनाया जा रहा है, जैसे ये यहां पर गोल है, तो ये क्या है? ये गुंबद है। क्या है? ये आपका दोस्त गुंबद है। ठीक है, गुंबद है। और अगर किसी स्ट्रक्चर को ऊपर से ऐसे कोना कर दिया जाए तो ये मेहराब होता है। तो क्या बात समझे? ऐसा होता है गुंबद, और अगर किसी स्ट्रक्चर में इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है तो ये मेहराब है। ये भारत में पहले नहीं होते थे। गुंबद और मेहराब भारत में जो शुरू किए दोस्त, वो किसने शुरू किए हैं? तो कभी भी पूछेगा गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कौन है भारत में? वो ऐबक है। ऐबक का दरबारी कवि था हसन निजामी, जिसकी पुस्तक है ताजुल माशिर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज एसएससी अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम इसको पढ़े कितने भी दिन, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आप ये महसूस करोगे कि जी गुलाम वंश और आपका मुगल, इनसे मुश्किल से, जैसे मान के चलो आपके 1 महीने परीक्षा चलेगी, 1 महीना परीक्षा में आपके 5 या 7 प्रश्न पूछे जाने मुश्किल से। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो पुस्तकें होंगी कि सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है। तो ताजुल मासिर के लेखक हमेशा याद रखेंगे हसन निजामी, ऐबक के दरबारी हैं। ऐबक का मकबरा, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? दाह संस्कार होता है, लेकिन इस्लाम में क्या होता है कि लोगों को दफनाया जाता है। तो अगर जहां पर व्यक्ति को दफनाया गया उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक इमारत बना दी गई, उसी को हम मकबरा कहते हैं। और ऐबक का मकबरा है लाहौर में, इल्तुतमिश ने बनवाया था बाद में। मतलब ऐबक को दफन कर दिया गया था, बाद में जब इल्तुतमिश सन 1211 में शासक बना तो उसके बाद उसने इस पर क्या बनाया? एक इमारत बनवाई। ठीक है। तो ऐबक का कहां पर है मकबरा? क्या बोलोगे? लाहौर में। अब ऐबक की मौत किस वर्ष में हुई जरा बताएं? ऐबक की मौत हुई 1210 में, और ऐबक का पुत्र आया आराम शाह गद्दी पर, लेकिन ये 8 महीने ही शासन कर पाया। कितने महीने? सिर्फ 8 महीने। ये अगर हम कहें तो एक बहुत ही अयोग्य और कमजोर शासक था, जिसका बिल्कुल दरबार पर ध्यान नहीं था, और वो दरबार ना के बराबर गया। जिसी का फायदा उठाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जूड नामक स्थल पर दिल्ली के पास में ये युद्ध लड़ा, और आराम शाह को चेतावनी पहले से ने दी थी, बाद में युद्ध में हराया, और यह सिद्ध किया कि भाई गद्दी के लिए उसका पुत्र नहीं रह सकता, क्योंकि इल्तुतमिश बेटा नहीं है उसका। एक गुलाम ने राजवंश के लड़के को हरा दिया। इल्तुतमिश तो गुलाम होगा। इल्तुतमिश किसका गुलाम है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? गोरी का गुलाम है इल्तुतमिश। वो भी सॉरी, गोरी का बोलो, ऐबक का गुलाम है। तो वो गोरी के टाइम से जैसे अकबर शासक बना गुलाम होते हुए, ऐसे ही अकबर के टाइम पे गुलाम होते हुए शासक कौन बना है? इल्तुतमिश। क्या बोलेंगे जी? तो इल्तुतमिश किसका गुलाम हुआ बताएं जरा? इल्तुतमिश एक गुलाम है किसका? आप कहेंगे जी ऐबक का गुलाम है, और ऐबक खुद एक गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का।
गोरी का, यानी सत्ता वापस से किसके पास आई? एक गुलाम के पास में आई, एक गुलाम के पास में आई। तो इल्तुतमिश गद्दी पर आया 1211 से 1236। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया। गुलाम का गुलाम क्यों? समझ सकते हैं ना? ये किसका गुलाम हुआ? ये गुलाम हुआ खुद, और ये गुलाम का भी गुलाम हुआ। गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? ठीक है, गुलामों का गुलाम नहीं, गुलाम का गुलाम। एक ही तो गुलाम था पहले। इसकी उपाधि है अमीर उल उमरा, यानी कि इसको क्षेत्राधिकारी बनाया गया ऐबक के टाइम पे। इसके पिता का नाम इलम खां था। राजधानी इसने बनाई दिल्ली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मुझे बताइए अब तक राजधानी कहां पर थी? यानी ऐबक ने राजधानी कहां पर बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया ऐबक ने जो राजधानी बनाई वो बनाई थी लाहौर में, और इसने राजधानी बनाई दिल्ली। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अब तक तो सेंटर कहां था? लाहौर, और दिल्ली को सेंटर बनाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जिसके बारे में कहा जाता है आपका, बोलेंगे भी फटाफट से? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ओके। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। अब इक्ता प्रथा आपसे पहले किसने चलाई? गोरी ने। लेकिन गोरी ने चलाई है उत्तर भारत में, क्योंकि इसका साम्राज्य बढ़ा इल्तुतमिश के समय पर। तो कहते हैं कि सिर्फ इक्ता प्रथा नाम लेगा तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। अब मुझे आप बताइए इक्ता का सिर्फ 2 शब्दों में या 3 शब्दों में आप लिख के बताइए, इक्ता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले जो बच्चा उत्तर दे उसका नाम मुझे दिखाना। तुर्क ए चहलगानी, 40 सरदारों का इसने गठन किया। तुर्क ए चहलगानी इसको समझना। जब इल्तुतमिश गद्दी पर आया, क्योंकि उसने राजवंश से अब दुश्मनी ले ली, उसने अपना गोरी के बेटे को हरा दिया, तो एक पक्ष इल्तुतमिश के खिलाफ हो गया। एक पक्ष इल्तुतमिश के खिलाफ हुआ तो इल्तुतमिश ने क्या काम किया कि भाई कहीं मेरा विरोध तो ना हो। उसने देखा उस समय दिल्ली के आसपास के ऐसे सरदारों को जो अपना प्रभाव रखते थे राजनीतिक और सामाजिक। उसने 40 लोगों को चुना और उन सब लोगों से उसने हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। अफसर आपका उत्तर एकदम सबसे पहले सबसे ठीक आया। तो दोस्त उसने क्या बोला कि जितने भी सामाजिक रूप से मजबूत लोग हैं उनसे उसने हैंडशेक हाथ मिलाते हुए ये कहा कि हम सब लोग मिलकर शासन चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये गद्दी सिर्फ इल्तुतमिश की है, आप जो भी मैं फायदे या राजस्व उठाऊंगा उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा। तो अगर दिल्ली कोई राजा ये कहे कि भाई तुम मेरे साथ हो जाओ, तो राजा के साथ तो कोई भी होना चाहता है, और वो भी स्थापित राजा हो जो गद्दी पर बैठ चुका है। तो सब लोगों ने उसकी क्या बोलेंगे, उसकी सहायता की और उसको एक प्रॉमिस किया कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रचित जी, भारत, रूपेंद्र, रितेश, वीर सिंह, राहुल, बहुत शानदार, बहुत अच्छे उत्तर दिया है। ये दर्शाता है कि आप क्लास में फोकस करके पढ़ने वाले छात्र हैं। इसने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया कि कोई भी व्यक्ति इससे न्याय की डिमांड कर सकता है। अब इसको आप न्याय की जंजीर मत समझ लेना। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई है, ये न्याय का घंटा है। जंजीर और घंटे में तो अंतर समझते हो ना, या बिल्कुल मठरी बुद्धू हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख ए फिरोजशाही में लिखा है, जिसका लेखक है बर्नी। बहुत अच्छा इतिहास इसने लिखा है बर्नी ने। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान। खलीफा जानते हो कि मोहम्मद साहब के बाद में सबसे बड़ी प्रसिद्धि किस पद को मिली थी? आपका खलीफा पद को। खलीफा का कथन सबसे बड़ा कथन होता था, बगदाद के खलीफा का। तो ये खलीफा जो लोग इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे उनको खिलहत भी देता था। खिलहत का मतलब एक ऑफिशियल लेटर होता था। एक ऑफिशियल लेटर दे करके उसको वैधानिक सुल्तान वो मानता था कि इस्लाम जगत का एक सुल्तान है जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो खलीफा से खिलहत पाने वाला पहला शासक भारत का कौन है? वह इल्तुतमिश है। अब आते हैं इल्तुतमिश के समय की बातों पर। मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाना चाहूंगा यहां पर। दरअसल में जब ऐबक को कौन सा क्षेत्र मिला था, मुझे एक बार बताएं आप लोग। तो आप कहेंगे भैया जो ऐबक था, अब आप ऐबक को जान चुके हैं। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, नो डाउट। लेकिन जैसे ही दिल्ली का प्रभाव बढ़ा, दिल्ली का प्रभाव जैसे ही बढ़ा, यही क्षेत्र किसके पास है? ऐबक के पास ये वाला क्षेत्र था। तो ऐबक से दुश्मनी किन किन लोगों ने मानी? एक तो यल्दौज ने, लेकिन यहां पर ऐबक ने एक चाल चली।
एल चाल चली कि इससे इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, इससे नहीं मतलब इसकी बेटी से, तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको ये ऐबक का कौन बन गया, बाद में ससुर बन गया। अब ये लाइन समझे, तो ऐबक ने अपने एक विरोध को तो यहां खत्म कर लिया। और देखो यहां पर जो विरोध होता उसको कुबाचा से, तो कुबाचा से उसने अपनी बहन की शादी करवा दी, यानी कुबाचा कौन है, ऐबक का जीजा है। तो वहां पर चालाकी की किसने, ऐबक ने, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने खिलाफ जो विद्रोह उठ सकते थे उनको शांत उस समय पर किया। तो ऐबक तो उनका रिश्तेदार था, ऐबक के समय तक तो वो शांत रहे, लेकिन जैसे ही फिर ऐबक का बेटा आया आराम साहब, वह भी इनका रिश्तेदार हुआ, तो उसके भी खिलाफ विद्रोह। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आया, इन्होंने कहा इल्तुतमिश हम तुझे दिल्ली प्रशासन नहीं करने देंगे, क्योंकि भाई दोस्त या रिश्तेदार किसके हैं, ये ऐबक के ही तो हैं, और इसने ऐबक के बेटे को मार दिया, यानी इनके रिश्तेदार के बेटे को मार दिया। तो यहां पर एक संग्राम देखने को हमको मिलता है, जिसको हम तराइन का पहला और दूसरा युद्ध आप जानते हैं, उनके वर्ष लिखें। तराइन का तिरसा युद्ध हुआ 1215 एडी में। यहां पर जो यल्दौज था, क्योंकि कुबाचा को इसने छोटे संग्राम में पहले ही हरा दिया, और यहां पर क्या हुआ, उसने आपका यल्दौज को हराया, जो उसका एक धुर विरोधी था उसको उसने परास्त कर दिया। इसके बाद में इसने मुद्रा चलाई, जीतल और टंका। जीतल मुद्रा चलाई थी, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, जीतल नामक करेंसी किसने चलाई थी, टंका करेंसी किसने चलाई थी, चांदी की। ओके। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व किया चंगेज खान ने। चंगेज खान, जिसको तिमुचिन हम कहते हैं। क्या आप लोगों ने कभी चंगेज खान का नाम सुना है? दोस्त अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रफल को जीतने वाले लोग कौन कौन थे, तो एक तो नाम आता है सिकंदर द अलेक्जेंडर का, एक नाम आता है दुनिया में तबाही मचाने वाले नाम में, दूसरा नाम है चंगेज खान, और तीसरा है तैमूर लंग। ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत तबाही मचाई है, जबरदस्त तबाही, कत्ले आम। तो ये क्या है दरअसल में, यहां आपको समझना होगा। यहां पर इल्तुतमिश की बुद्धिमानी आपको दिखेगी। दरअसल में ये जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, ये मंगोल लोग थे, मंगोल लोग थे, मंगोल लोग, जो आपका अगर मैं बोलूं तो विकृत बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। शुरुआत में ये स्वयं चंगेज खान भी क्या बोलेंगे, समानिष्ठवादी, एक वर्ड आता है समानिष्ठवादी। तो ये चंगेज खान पहले मुस्लिम नहीं था, चंगेज खान पहले बौद्ध था, और बौद्धों की यानी बौद्ध जो आपका मार्ग था, वो तो मार्ग किसका था, अहिंसा का मार्ग था। उस मार्ग से जो लोग भटक गए उनको कहते समानिष्ठवादी। तो समानिष्ठवादी बौद्ध विकृत व्यक्ति था, जो बाद में मुस्लिम हुआ, चंगेज खान। तो चंगेज खान दोस्त जब यहां पर पूरे मंगोल या बोले कि इस पूरे मध्य एशिया को जीतते हुए यहां पर पहुंचा, तो यहां पर एक आपका जलालुद्दीन नामक एक शासक था, उसके पिता की उसने हत्या कर दी चंगेज खान ने। तो वो मदद लेने के लिए भागता हुआ भारत आया, और उसका पीछा कर रही थी चंगेज खान की सेना। तो उसने सोचा कि मुझको भारत से एक मदद मिल जाएगी, भारत से एक मदद मिल जाएगी। लेकिन इल्तुतमिश को जैसे ही ये पता चला, अरे भैया ये तो खतरा, उसने बोला भाई तू क्यों आया, उसने बोला जी मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे चंगेज खान लगा हुआ है। उसने बोला अच्छा तेरी जान बचा के हम मुसीबत ले लें, मतलब है जो तेरे पीछे आ रहा उस फूफा को कौन देखेगा। तो भैया इसने क्या करा कि जो आया था मदद मांगने, उसी की गर्दन काट के भिजवा दी। कहते इल्तुतमिश की इस चाल की वजह से भारत पर होने वाला जो आक्रमण था वह टाल दिया गया। समझ रहे हैं? कब टाल दिया गया? 1221 में। और ये पूछा जाता है यहां पर चंगेज खान का ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र था, ये भारत आने से पहले इसने मतलब आता ये भारत आ नहीं पाया था, यहाँ सीमाओं पर आकर के रुक गया था, जिसको कई इतिहासकार भारत ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र था आपका। ये पीछे ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र चंगेज खान ने कब जीता था? ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र चंगेज खान ने जीता दोस्त आपका, अगर मैं बात करूं 1219 में। ठीक है। चंगेज खान की मौत कब हुई थी? ये 1224 में हुई, मौत 1224 में हुई। ठीक है। और चंगेज खान तो भैया प्रसिद्ध है, कहते हैं मंगोल लोगों में डीएनए अगर मैच किया जाए तो चंगेज खान के खुद आप सोचना, चंगेज खान ने 300 शादी की,
उसकी 300 शादियों से उसके अलग अलग लगभग 350 पुत्र पैदा हुए। उन 350 पुत्रों ने भी लगभग आपका किसी ने 200 किसी ने 250 शादियां की। तो कहते हैं कि मंगोलियाई लोगों में, इस मिड एशिया वाले लोगों में चंगेज खान का ब्लड हर छठे व्यक्ति में मौजूद है। उसी के वंशज हैं सब चंगेज खान के। समझ रहे हैं आप? चंगेज इतनी शादी कैसे कर सकता है कोई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोस्त पढ़ लो प्लीज विशाल मिश्रा जी सर, अवध ओझा सर के बारे में कुछ। तुमको कुछ क्यों चाहिए किसी के बारे में? आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला जाएगा? तुमको दुनिया की चिंता पड़ी है, मूर्ख इंसान। पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हो। पढ़ाई पे फोकस किया करो। तुमको ये सिखाया जाता है क्या क्लास में? बात बनाने के लिए यूट्यूब पे बहुत लोग हैं। मुझको ऐसा मास्टर क्यों बनाने के चक्कर में हो तुम? काम की बात सुन लो। जो परीक्षा में आएगा उसको कैसे टैकल करना है, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मैंने देखा है लोगों को, छप्पड़ में रहते हुए लोगों ने खुद को मजबूत किया है सिर्फ शिक्षा के दम पर, एजुकेशन के दम पर। और मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों के पास एकमात्र तरीका यही है कि वो खुद को सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाए, क्योंकि आप लोग व्यापार नहीं कर सकते दोस्त। हमारे पास वो साधन नहीं रहे व्यापार करने के। मकबरा शैली का जनक किसको बोलते हैं? ये इल्तुतमिश को कहते हैं। क्योंकि देखो, इल्तुतमिश का एक बेटा है। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में क्या बनाया है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कहां पर है सुल्तानगढ़ी का मकबरा? अगर आपसे मैं पूछूं, दिल्ली में। तो सबसे पहले मकबरा किसने बनवाया? ये देखो नीचे यहां पर क्या है, डेड बॉडी है, और उसके इधर उधर ये मकबरा बना दिया। टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। टकसाल कैसे जी? आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, सिक्के आपने देखे हैं। नोट तो आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्के कौन बनाता है? सिक्के ढाले जाते हैं भारत में 4 टकसाल हैं। जैसे आपको मुंबई में, हैदराबाद में, नोएडा में भी टकसाल है, ठीक है। तो टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं, और टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया कि ये इस टकसाल में छपा हुआ है, यहां पर इसकी छपाई हुई है। जैसे आज भी आप देखोगे भारत के हर सिक्के की अपनी एक पहचान है कि वो किस टकसाल का बना हुआ है। अतारकीन का दरवाजा बनवाया किसने? ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का दरबारी कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और पिछले वर्ष आप देखें एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, एसएससी सीजीएल मेंस, दोनों में प्रश्न पूछा गया तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। मैं आपसे फिर से कह देता हूं, पुस्तक और उसका लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब रजिया सुल्तान गद्दी पर आई तो रजिया सुल्तान गद्दी पर आने के समय भी कौन शासक है, सॉरी कौन आपका दरबारी लेखक है? तो वो मिनहाज उस सिराज ही है। मिनहाज उस सिराज ही है जिसने इतिहास में कथन दिया था कि रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े शासकों में लिया जाता। और ये पूछा गया प्रश्न है कि किसने यह कथन दिया था कि रजिया के एक बहुत प्रभावशाली शासक ना होने का कारण उसका महिला होना रहा। यही व्यक्ति है मिनहाज उस सिराज। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, खुद इल्तुतमिश ने ही बनवाया। आप कहेंगे भैया इसने कैसे? मकबरा तो मरने के बाद। अब भैया पहले इमारत बनवा दी, बोला मैं मरूं तो मुझको यहां दफनाया जाए। ओके, बहुत थैंक यू अमन कुमार जी मेरे दोस्त, आपका प्यार ताकत है। 1236 में इसकी मौत हो गई, और जिसकी मौत का कारण नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है उसकी स्वाभाविक मौत हुई है। पूरे इतिहास में आप कभी भी पढ़ें और नहीं कारण दिया गया, इसका मतलब वो जनरल डेथ मरा है। इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार को पूर्ण कराया, यानी कि 3 मंजिल और बनवाई, हालांकि बाद में 1 मंजिल। 5वीं मंजिल याद रख लेना, कुतुब मीनार की किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक आएगा, एक 1351 से लेकर के 1388 तक शासन किया था इसने। और अगर मैं बात करूं दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिल हैं वो किसने बनवाई? वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। और पहली मंजिल जो बनाई, पहली मंजिल वो बनाई थी ऐबक ने। अब जरा आप ध्यान से पढ़ रहे थे तो हाइट बताना कितनी बताई मैंने कुतुब मीनार की आपको? वेरी गुड, समझेंगे? आगे आते हैं। अब इसकी मौत के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। ये भी आपका रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? ये भी इल्तुतमिश का एक बेटा है। सॉरी, इल्तुतमिश का नहीं, किसका? ऐबक का एक पुत्र आपका गद्दी पर आता है यहाँ पर। सॉरी मैं गलत बोल गया रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को फिर से। इल्तुतमिश का बेटा गद्दी पर आता है, और इसकी माँ
इसकी मां शाह तुर्कान। अब तुम समझना, यहां पर रुकनुद्दीन फिरोज भी एक अयोग्य शासक है और विलासी, अत्यंत विलासिता में। अत्यंत विलासिता से मतलब क्या है कि इसको शराब पीने के अलावा अन्य कोई फुर्सत ना रही। इसको सिर्फ महिलाओं का साथ चाहिए था। तो राजाओं के समय पर होते थे हरम। हरम का मतलब क्या होता था कि जो राजा होते थे ये सुंदर स्त्रियों का अपहरण करवा के एक हरम में रखते थे, और इवन अपने राज्य की जो सुंदर लड़कियां हैं उनकी भी शादी नहीं होने देते थे, उनको भी एक हरम में रखते थे। हरम का मतलब एक ऐसा स्थल जहां पर सुंदर लड़कियां भरमार मात्रा में रहती हों। और शासकों के हरम में इस तरह से लड़कियां मिलती, किसी के हरम में 500, 1000, 2000, यानी अकबर के तो शुरुआती दिनों में 5000 तक स्त्रियां उसने अपने हरम में कैद करके रखी। तो ये वहां पर बिजी रहा, इसको ना शासन की कोई फिक्र थी ना कुछ। यहां पर जितने भी डिसीजंस लिए वो इसकी माँ के हाथ में थी, यानी शासिका बन गई। शासिका तो नहीं बनी, लेकिन ताकत अपने हाथ में ले ली शाह तुर्कान ने। किसका बेटा है? इल्तुतमिश का ही बेटा था। लेकिन क्या ज्यादा दिन शासन कर पाया? नहीं। यहां पर क्या है कि इसकी जो बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान एसएससी का भैया फेवरेट टॉपिक है। मैंने देखा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों के एग्जाम हुए, हर शिफ्ट में रजिया सुल्तान से प्रश्न, हर शिफ्ट में। रजिया सुल्तान, देखो रजिया सुल्तान बहुत सुंदर है, नो डाउट, बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता किससे है। अब रजिया सुल्तान का अपना एक पार्ट है बड़ा जबरदस्त, कि रजिया सुल्तान ने यह देखा कि उसके भाई जो हैं वो शासक बनने के लायक नहीं है, और रजिया सुल्तान ये एबिलिटी रखती थी कि वह शासिका बन सकती है। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि भाई शासिका अगर बनने के गुण मुझ में हैं तो मुझको ही बनना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी तुम ये बोलोगे जी पापा ही डिसीजन लेंगे घर के। अगर पापा से डिसीजन अच्छे मम्मी ले सकती है तो मम्मी क्यों नहीं लीड कर सकती। तो रजिया सुल्तान को खुद के ऊपर भरोसा था। शाह तुर्कान से वो जो लोग हैं, जो शासन के खिलाफ लोग थे, वो परेशान थे, क्योंकि शाह तुर्कान किसी की सुनती नहीं, उसका बेटा मस्ती में है। तो कहने का मतलब है अंधकार में शासन चल रहा था। दिल्ली में बहुत चर्चे चल रहे थे कि भाई शासन बहुत गलत हाथों में है। शाह तुर्कान से ईर्ष्या रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे में रजिया सुल्तान ने मौका देखा कि शुक्रवार के दिन, जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज के दिन, वो जाकर के लोगों के सामने लाल वस्त्र पहन के पहुंच गई। लाल वस्त्र यानी कि कुछ डिमांड करने के लिए। और उसने हाथ फैला के लोगों से कहा कि आज दिल्ली अंधकार में फंस चुकी है और दिल्ली का शासन ऐसे लोगों के हाथ में है जो इस जनता को लूट कर खा जाएंगे। और उसने मांग की कि अगर इस रजिया सुल्तान को आप गद्दी पर बिठाते हैं तो जनता के हित का शासन चलाया जाएगा, जो जनता के लिए सर्वोपरि हित होगा वह काम किए जाएंगे। और कहते हैं उसने इतनी उत्तेजित उस भीड़ को भाषण देके कर दिया कि तुरंत भड़की हुई भीड़ ने राजमहल में जाकर के शाह तुर्कान की हत्या कर दी। शाह तुर्कान को मार दिया गया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया गया और दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान को स्थापित कर दिया गया। तो रजिया सुल्तान गद्दी पर आती है, इसलिए बोलते इसको तुर्की इतिहास की या भारत की पहली महिला शासिका यही है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया कुल्हा, यानी कि अगर हम बोले ब्लेजर और चोगा, एक तरह का मतलब आपका टोपी और ब्लेजर ये पहनती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। अमीर आखूर जानते? यस और नो? सारे दोस्त बताएंगे एक बार। अब दरअसल में रजिया जब गद्दी पर आ गई तो रजिया ने बहुत अच्छा शासन चलाया। उसकी लीडिंग एबिलिटी उसके अंदर थी, लीडरशिप उसके अंदर था। और उसने जो छोटे छोटे मोटे दिल्ली के खिलाफ विद्रोह उसके खिलाफ लोगों ने किया कि एक महिला कैसे गद्दी पर बैठ सकती है, उसने एक संचालन अच्छा करके लोगों के विद्रोह को भी दबाया। लोगों को यह भी दिख गया कि रजिया की पावर बढ़ रही है, तो लोगों ने कानाफूसी का अभियान चलाया रजिया के खिलाफ। कानाफूसी कैसे? अरे तुमको पता है रजिया का चक्कर चल रहा है, अरे यार तुमको पता है रजिया का चक्कर चल रहा है। ये एक अबिशीनियाई गुलाम था, यानी एक अफ्रीकन गुलाम आप कह सकते हैं, काला गुलाम, अफ्रीका का था ये, जिसको एक दास के रूप में खरीदा गया था। तो कहते हैं कि भाई पता है रजिया जब घोड़े पे बैठती है तो वो काला गुलाम उसको उठा के घोड़े पे बिठाता है और हर टाइम रजिया के साथ रहता है। रजिया राजमहल में भी उसी के साथ रहती है। तो कानाफूसी चलने लगी और कहने लगे यार रजिया तो बेइज्जती करा रही है, एक गुलाम के साथ उसके संबंध है।
हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने खंडन किया कि रजिया कभी आपका घोड़े पर बैठ के इस तरह सवार नहीं हुई, वह हमेशा जनता के बीच में हाथी पर सवार होके गई। चलो जी। लेकिन ये याकूत जो है ये अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। अभी अल्तुनिया कौन है, ये बड़ी बात है। दिल्ली पर इल्तुतमिश इसके पिता ने कितने सरदारों को बिठाया था, जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया 40 सरदार। अब ये 40 सरदारों की पावर जो है ये रजिया के समय पर क्या हुई, कमजोर हुए। ये हो गए जब कमजोर, तो इन लोगों ने चाल चली कि भाई अब कैसे भी करके रजिया को हराना होगा। तो रजिया के खिलाफ होने वाले विद्रोह बढ़ने लगे। इसमें एक विद्रोह हुआ आपका, छोटे छोटे विद्रोह इसने दबा दिए। सबसे प्रमुख आता है आपका अल्तुनिया का विद्रोह, जो कहां पर हुआ, तबर हिंद भटिंडा पीबीबोर पंजाब। पंजाब में इन्हीं 40 सरदारों में से एक सरदार था अल्तुनिया। उसने कहा दिल्ली के शासन को हम नहीं मानते। रजिया ने चिट्ठी बनवाई, भैया मान तो जाएगा। उसने बोला नहीं माने। तो रजिया गई उसके विद्रोह को दबाने के लिए कि इसको जाके हरा के आएंगे। लेकिन कहते हैं कि अल्तुनिया ने उल्टा हरा दिया। भाई विद्रोह ऐसी थोड़ी कर रहा था वो, उसके पास भी ताकत थी, सेना थी। उसने रजिया को बंदी बना लिया। और रजिया को जब उसने यहां पर बंदी बनाया, तो एसएससी एक प्रश्न पूछती है कि रजिया को किस किले में कैद करके रखा गया था। रजिया को यहां पर बंदी बना लिया गया और कैद कर लिया गया। रजिया को कैद कर लिया गया और कैद किया उसको। उस किले का नाम है, पंजाब का एक किला है। प्रश्न ये भी बनता है किला ए मुबारक कहां पर स्थित है। किला ए मुबारक में इसको कैद कर लिया गया। अब रजिया तो गड़बड़ में आ गई। और देखो काम किसने किया, अल्तुनिया ने। बाकी के 39 इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंजॉय शुरू कर दिया, वहां पार्टी कर रहे हैं वो वहां। अरे रजिया फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। और इतनी गड़बड़ हो गई तो यहां रजिया ने एक चाल चली। रजिया को उसने बांध रखा था कुर्सी पर, हाथ पैर, समझ लो मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। रजिया को बांध रखा था। उसने बोला रजिया क्या कह रही थी, मान जाएगा, अब बता कौन मानेगा। रजिया ने सोचा, रजिया ने बोला पगले। और रजिया ने आंख मार दी उसकी तरफ, मतलब मार दी हो गया तो एज्यूम कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रजिया ने आंख, अल्तुन ने बोला तू क्या करती है भैया। उसने बोला पागल, एक बात बता, मैं यहां पता विद्रोह करने नहीं आई, मैं तो यहां तुझे देखने आई हूं। मैंने बड़े किस्से सुने हैं कि अल्तुनिया बहुत बहादुर है, बहुत खूबसूरत है। अल्तुनिया थोड़ा शर्माया। आदमी औरत के मुंह से प्रशंसा सुन ले तो फिर 7वें आसमान पर पहुंच ही जाता है। लेकिन वो एक चालाक शासक था। उसने कहा अच्छा मेरा पागल बना रही है, काटना चाह रही है। उसने बोला मैं समझ रहा हूं तू इस समय सिर्फ खुद को फ्री होने के लिए बोल नहीं पगलू, ऐसा नहीं है लड्डू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो तुमको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं। उसने बोला सच में कि हाँ। उसने बोला देख मैं यहां कैद हूं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे, और उन मूर्खों ने अल्तुनिया को संदेश भी नहीं भेजा कि अल्तुनिया को अल्तुनिया कह रहा है यार मैंने हराया, अब वो वैसी बेमतलब एंजॉय कर रहे हैं, मुझको बता, मुझको तो शामिल करो पार्टी में, मुझको ही शामिल नहीं कर रहे हो। उसने बोला देख मेरे कैद होने की बात तुझको पता है, मैं तुझसे अभी हाल फिलहाल तुरंत शादी करती हूँ, दिल्ली की सुल्तान मैं हूं और तू मेरा पति। आज तू सिर्फ एक गुलाम ही तो है, देख गद्दी तो तुझको देने से रहे, 39 लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझसे शादी कर, दिल्ली की शासिका मैं हूं, तो तू शासिका का पति है और सरदार तो है ही। अल्तुनिया ने बोला यार बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो गया शादी लेके, सेना लेके गया। उधर से उन संगठन ने वो पहले से तैयार थे, इतनी तकड़ी मार इनको मारी है, भागते भागते मारे गए हैं। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हुई। इसकी 2 डेट बताई जाती है। सर सच में पगलू या लड्डू बोला? अरे मान लो यार बोला होगा, इसमें कौन सी बात है, तुम्हारे घर से कुछ जाता है क्या इसमें, इसमें हमारा क्या जाता है, बस हम एक बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी। रजिया की हत्या के बाद में बहराम शाह, ये इल्तुतमिश का पुत्र ही है, रजिया का भाई था, इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। इसने अपना नायाब ए मुमलिकात एक पद बनाया इन्होंने, यानी कि ये प्रधानमंत्री अपना इन्होंने बनाया, इसको एतगीन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया कि वह प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है।
प्रधानमंत्री रहेगा। एतगीन को नियुक्त कर दिया। किसने? बहराम शाह ने। अब ये एतगीन के हाथ में शक्तियां ज्यादा आ गई। एतगीन आदमी का नाम है। देखो, बहराम साहब बहुत ज्यादा चमक से नहीं रहता था। बहराम शाह के यहाँ पर थे 2 हाथी गेट पे, उसका स्वागत करते थे, एंट्री। ये भाई साहब अपने गेट पे रखते थे 4 हाथी, राजा से भी ज्यादा। भाई इतना तो सम्मान करोगे ना कि राजा के पास क्या है उससे तो कम सुविधाओं के साथ रहोगे। अब पता चले राजा तो चल रहा है स्विफ्ट में, और जो राजा ने नियुक्त किया है वो कल को ले आए फरारी, तो भैया दिक्कत होगी। मान लियो कुछ अच्छे स्वभाव के लोग होंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहराम शाह को दिक्कत होगी ना। वो तो राजा है, सुल्तान है, बिना नियम कानून उस समय कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने बोल दिया वही कानून है। इसने बोला अच्छा मैं करवाऊंगा तुझ पर व्यवस्था इतनी मजबूत, इसकी हत्या करवाई। ठीक है। नायाब ए मुमलिकात प्रधानमंत्री एक जैसा पद था। नायाब ए मुमलिकात पद इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बहराम शाह के शासनकाल में कौन सा एक पद सृजित किया गया था? नायाब ए मुमलिकात। एतगीन की हत्या करवा दी बहराम शाह ने, और तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने यहां पर भी आक्रमण किया था। तो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ किसके समय पर हुआ था? गुलाम वंश के बहराम शाह के दौरान हुआ। बहराम शाह के बाद में ये बहुत मजबूत शासक नहीं है। मसूद शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है। रुकनुद्दीन फिरोज जब मर गया तो मसूद शाह गद्दी पर आया, और मसूद शाह को गद्दी पर बैठाने में किसलू खां ने गद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी। किसलू खां एक व्यक्ति है। इसके बाद में फिर नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर आया, ये भी इल्तुतमिश का बेटा है। ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है, यानी इल्तुतमिश का पोता है। ये तो हो गया इल्तुतमिश का पोता। इल्तुतमिश के बेटे बहुत जो छोटे छोटे बड़े होते जा रहे थे उन सबको गद्दी पे बैठने का मौका मिल रहा है। इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। देखो, भारतीय इतिहास में ये कहा गया है कि औरंगजेब अत्याचारी शासक था, उसने बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन औरंगजेब अपने खुद के जीवन में उसने कोई खर्चा नहीं किया, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हो सकता है इतिहासकारों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के डर की वजह से लिखा हो सकता मस्ती करता हो बहुत, उसके डर की वजह से ना लिखा हो किसी ने, उसकी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की गई हो। फिर भी हम वही मानेंगे जो है तय। तो इसको सल्तनत काल का, कि दिल्ली सल्तनत में भी एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके खुद के निजी खर्चे नहीं थे। यह भी टोपी सीता था, टोपी सी करके उसको बेचता था। नायाब ए मुमलिकात इसने बनाया किसको? बलबन को। यानी इसने प्रधानमंत्री की जैसी शक्तियां किसको दी? बलबन को। बलबन भी एक गुलाम है, ठीक है। महमूद बलबन का दामाद था। देखो बलबन की चालाकी देखो। बलबन जैसे जैसे पीएम बना तो राजा का बड़ा करीब बना, नसरुद्दीन महमूद का बहुत ख्याल रखता, इसकी सुरक्षाओं का ध्यान रखता, तभी इसने इतना बड़ा शासन 20 साल तक कर लिया। कहते इसके 20 साल में जो छोटे छोटे शासनकाल थे उसमें नसरुद्दीन महमूद का बड़े शासन होने का कारण बलबन की हेल्प है। फिर बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी इससे। भाई जिसका दामाद ही राजा हो उसे क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री जैसा पद अपने पास कर लिया। कहने का मतलब है बलबन की ताकत बढ़ी। और नसरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं इसकी मौत इस जहर देने की वजह से हुई जो बलबन ने उसको दिलाया। एक दोस्त आ गया, खलीफा का क्या मतलब होता है? रंजन यादव, बेटा कल की क्लास करो, कल की क्लास में समझाया है। शमसी वंश का खात्मा, यानी कहते हैं कि यहां तक नसरुद्दीन महमूद तक किसका वंश है? ये इल्तुतमिश का वंश है। और इल्तुतमिश का जो वंश था उसको बोलते हैं, इल्तुतमिश कहते हैं ये शमसी वंश का था, शमसी वंश का, ठीक है। जैसे ऐबक था इलबरी वंश का, तो शमसी वंश का खात्मा हुआ। इसको प्रथम इलबरी वंश का खात्मा भी कहते हैं, कि इलबरी भी यहां पर एंड हो गए। और इसके बाद गद्दी पर जो बलबन आया, और बलबन के टाइम से शुरू होगा आपका द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत। आप देखेंगे बलबन कितना क्रूर शासक था। एक बहुत घोड़ों का गोबर उठाने के लिए जिसको बिठाया गया वो दिल्ली का सुल्तान बना, और इतना खतरनाक सुल्तान बना कि उसके नाम का खौफ आज तक भी है। बलबन का मकबरा दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार ने वहां पर बोर्ड लगा रखा है कि रात में यहां जाना मना है। बलबन का इतना खौफ है। क्या बोलेंगे? बलबन। तो इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसके टाइम को हम बलबनी वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का दामाद था।
और लगभग 4 फीट का आदमी, कहते इसका कद नाटा था, बहुत छोटे कद का था। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। इसको उपाधि दी गई है उलूग खां की, जो महमूद ने दी है। कल हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आगे चढ़ते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।